क्लासिक्स केमिस्ट्री चैप्टर 6 जो कि आपका एयर एंड एटमॉस्फेयर है। इसका बेसिकली हम लोग कर देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन। एक्चुअली एक्सरसाइज 2 के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं और जो एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है। तो यदि आपने अभी एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशंस नहीं देखे हो या फिर आपने एयर एंड एटमॉस्फेयर जो चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा तो बेशक आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में आईसीएसई केमिस्ट्री क्लास 6 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कलर चेंज कर लूं और ये देख सकते हो आपका एक्सरसाइज 2 और ये आपके बुक में है पेज नंबर 70-80 में और जिस बुक का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ये आपका सेलिना पब्लिकेशन की क्लास 6 की बुक। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस सपोर्टेड बाय ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, मतलब कि दो आपको वो प्रोसेस के बारे में बतानी है जो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, एक सेकंड में यहाँ पे लिख के बता दूं। देखो दो जो प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन के हेल्प से होता है उसमें से फर्स्ट है आपका कंबशन और जिसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेनेशन वाली जो वीडियो है आपका उसमें बताया था। तो ये देखो भाई कंबशन, एक सेकेंड थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, बहुत जल्द इसे भी मैं ठीक कर दूंगा। और सेकेंड जो प्रोसेस है वो एक सेकेंड यहाँ पे सेकेंड लिख लो। सेकेंड जो प्रोसेस है वो है आपका रेस्पिरेशन। तो RES आई थिंक आपको आ रहा होगा रेस्पिरेशन ना। तो ये दो प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन के हेल्प से होती है और ये जो ऑक्सीजन है वो हमारा एयर में प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 2 यूजेस ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो ये गैसेस प्रेजेंट है इनके दो यूजेस आपको बतानी है। तो फर्स्ट जो गैस है वो है आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का दो यूज पहला आप इसमें लिख सकते हो कंबसन एंड रेस्पिरेशन। तो ये जो कंबसन एंड रेस्पिरेशन वो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भी और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका काम आ जाएगा। चलो नेक्स्ट है यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का यूज हम लोग फर्स्ट कहाँ पे करते हैं, ये करते हैं चिप्स के पैकेट में चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए आने इसका यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए आप लिख सकते हो, ये मैं आपको नाइट्रोजन का देखो यहाँ पे ऐसे लिखना फर्स्ट में हो जाएगा एज ए प्रिजर्वेटिव, चिप्स के पैकेट में चिप्स खराब ना हो जाए इसके लिए एज ए प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव मतलब क्या होता है, चीजों को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड यूज लिख सकते हो यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लिख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और जो सेकंड इसका यूज है वो आप लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर फिजी ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। तो देखो बेसिकली आपको दो दो यूजेस पूछे हैं तो आप दो यूज लिख सकते हो। आप कार्बन डाइऑक्साइड लिखे हो यहाँ पे नंबर 1 दो और 1 में ये लिख लेना और नंबर सेकेंड और वहां पे आप लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड यूज टू प्रिपेयर फिजी ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर डी वाटर वेपर। तो वाटर वेपर का दो यूज लिखने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर 1 और फर्स्ट में लिखो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड सेकेंड लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे नंबर 2 और नंबर 2 में आप यहाँ से लिख सकते हो कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर ए पार्टिकुलर एरिया एज इट्स अमाउंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। मुझे पता है ये थोड़ी सी लंबी हो जा रही है बट कोई नहीं, आप आराम से कर लोगे। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो ऑक्सीजन है इसके भी आंसर लिखे पड़े, तो ऑक्सीजन का 2 यूजेस लिख सकते हो आप, रेस्पिरेशन एंड कंबशन। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जहां पे आपको डिफाइन करनी है रेस्पिरेशन को, फोटोसिंथेसिस और कंबशन। तो इन सभी का चलो हम लोग फटाफट देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन। तो रेस्पिरेशन का जो आंसर है वो बेसिकली आपका हो जाएगा कि रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस दैट कीप्स प्लेस इन ऑल लिविंग बीइंग। देखो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो हर एक लिविंग बीइंग्स में चल रहा होता है और एनी टाइम हो रहा होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसे हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब शरीर के अंदर लेते हैं एंड शरीर के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है उसके साथ ये रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद जो ऑक्सीजन है वो हमें प्रोवाइड करती है एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए आप लिख सकते हो कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, water from soil by roots and
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस वो आपका प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है, और इस फूड प्रिपेयर करने के लिए वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से लेता है, जो वाटर है वो सॉइल से लेता है, और जो क्लोरोफिल है सनलाइट से लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबशन, और कंबशन का डेफिनेशन हो जाएगा गाइस कि कंबशन आल्सो कॉल्ड बर्निंग। देखो कंबशन को ना हम लोग बर्निंग के नाम से भी जानते हैं, तो आप लिखना, देखो मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना आप वही लिखो ताकि आपके लिए शॉर्ट हो। लिखना कंबशन इज बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन ऑक्सीजन ऑफ एयर कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर फ्यूल्स। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और साथ ही साथ गिव टू एग्जांपल ऑफ मॉडर्न फ्यूल्स, और दो ठो एग्जांपल आपको बतानी है मॉडर्न फ्यूल्स का। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि द सब्सटेंसेस व्हिच बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो ये था आपका फ्यूल्स का छोटा सा डेफिनेशन, कि वो सब्सटेंसेस जो बर्न होता है एयर में और प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड फ्यूल्स। और दो एग्जांपल जो इसका मॉडर्न फ्यूल्स का वो हो जाएगा आपका, सेकंड लास्ट में लिख लेना, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी। आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो पेट्रोल एंड डीजल। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, हर एक क्वेश्चन को समझते जाओ, और जो क्वेश्चन को आपको लगे कि इसे नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि इसे बाद में आप नोट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है कि aquatic animals and plants are able to survive in वाटर। इसके रीजंस देनी है कि ये जो आपका एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स है वो वाटर के अंदर कैसे सरवाइव करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस, बहुत छोटा सा आंसर इसका हो जाएगा कि एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड सर्वाइव। जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर के अंदर होती है वो क्या करता है, इस डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन वाटर में घुले हुए रहते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बर्निंग कैंडल स्टॉप बर्निंग इफ कवर्ड विथ ग्लास टम्बलर। बर्निंग कैंडल को एक ग्लास से आप ढक देते हो तो ये बुझ क्यों जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन एंड व्हेन कवर्ड विथ ग्लास टम्बलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन स्टॉप्स। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा गाइस, देखो कि जो ऑक्सीजन है ना वो बहुत ही नेसेसरी है कंबशन के लिए, और जब हम इसे ढक देते हैं ग्लास टम्बलर से तो जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन अभी तक प्रोवाइड हो रहा था वो अब स्टॉप हो जाता है, और इसीलिए जो हमारा बर्निंग है वो एक टाइम के बाद क्लोज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी है कि जो माउंटेनियर्स एंड डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को क्यों कैरी करते हैं, मतलब कैरी करते हैं, इसका रीजन क्या है। तो देखो जो माउंटेनियर्स होते हैं ना, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन कह रहा है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेनियर्स मतलब जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, और जो डाइवर्स है यानी कि जो गोताखोर होते हैं ना, जो समंदर के अंदर यूं डुबकी लगा के समंदर के नीचे की चीजों को देखते हैं, खोजते हैं या उस पर रिसर्च करते हैं, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को क्यों कैरी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लिख सकते हो यहां से कि फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर एज एट हाई एल्टीट्यूड्स द एयर इज थिन एंड ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट। मतलब यहां से लिख के आप लर्न कर सकते हो। देखो मैं ना क्या करता हूँ आपके लिए कि साथ ही साथ आंसर भी दिखा रहा हूँ और इवन आंसर को मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ, ताकि आप जब आंसर लिखो तो लिखने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि आपने कौन सी अटपटांग आंसर लिख रही हो। मैं आंसर को इसलिए साथ में एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कठिनाई बिल्कुल ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसका आप आंसर लिख सकते हो कि जो माउंटेनर्स होते हैं या फिर जो आपका डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को इसलिए कैरी करते हैं, यहाँ से आंसर लिखो उसके बाद, फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। देखो हाइट के बढ़ने के साथ जो ऑक्सीजन है ना उसकी डेंसिटी घट जाती है और बहुत डिफिकल्ट होने लगती है ब्रीदिंग करने में, और इसीलिए वो क्या करता है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करता है। ऑल्सो डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो बेसिकली वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करता है, क्योंकि वाटर के अंदर ब्रीदिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट है कि when water is heated we see bubbles rising up। दैट मीन्स कि जब हम लोग वाटर को बॉईल करते उसे गर्म करते तो फिर हमने ना बबल्स आते हुए क्यों नजर आता है।
विशी बबल्स राइजिंग अप, यानी कि जैसे लगता है ना वाटर के अंदर से बुलबुले आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो जब हमसे बॉईल करते हैं तो वाटर में जो डिजॉल्व एयर होती है वो बेसिकली बाहर आ रहा होता है। द मेरीन लाइफ यूजेस एयर डिजॉल्व इन वाटर, और ये जो वाटर में डिजॉल्व एयर होती है इसका इस्तेमाल मेरीन्स लाइफ करती है, मतलब वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं। ये हम ह्यूमंस की बस की बात नहीं है कि वाटर में डिजॉल्व एयर को हम लोग कंज्यूम कर सकें और सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, और गाइस क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नेम द प्रोसेसेस व्हिच मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो मैनेज करता है, बैलेंस करता है, उन प्रोसेस का नाम बताओ एंड हाउ इज इट डन, और ये जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ी सी डिफरेंट और डिफिकल्ट है, बट आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ कि एक बार में जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा कि रेस्पिरेशन एंड कंबशंस आर द प्रोसेस व्हिच मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो रेस्पिरेशन और कंबशन है ना, ये दो प्रोसेस है जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेंटेन करते हैं, उसे बैलेंस बना के रखता है। क्योंकि हम रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और लेकिन जब रेस्पिरेशन प्लांट्स के द्वारा हो रहा होता है तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स उसका यूज कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्लांट्स है वो यूज कर लेते हैं, और इस तरह से जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे देखो, रेस्पिरेशन और कार्बन कंबशन दोनों का ना डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसे भी लिख सकते हो अपने कॉपी में। लिखना है कि रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग बीइंग। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो हर एक लिविंग बीइंग्स में होता है, और इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इनहेल्ड एयर रिएक्ट्स विद द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन द बॉडी। देखो, हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड होती है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, और इसके बाद बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो हमारे दैनिक कार्यों को करने में हेल्प करती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर भी फॉर्म होती है। और कंबशन का डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कंबशन का डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों कि बर्निंग और कंबशन इज ए प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स केमिकली विथ ऑक्सीजन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज। देखो, बर्निंग और कंबशन वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस जो है वो ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट करता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इस प्रोसेस में भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और जो ये एनर्जी है वो आपका हीट एंड लाइट के फॉर्म में होता है। इसलिए देखना, जब भी आप कोई चीजों को बर्न कर रहे होते हो तो वहां से हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये बेसिकली केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होता है, और ये जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होती है। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग along with energy कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर आल्सो फॉर्म। देखो, और जब कंबशन हो रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। और गाइस, यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी हो रही हो तो आप प्लीज मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए उसे करेक्ट कर सकूं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि स्टेट टू सिमिलैरिटीज एंड टू डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यहाँ पे आपको रेस्पिरेशन और बर्निंग के बीच में दो डिफरेंसेस बतानी है। याद करो इस चैप्टर का पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन, जहां पे मैंने आपको पेज नंबर 74 में ये जो चीजें लिखी हुई कि रेस्पिरेशन और बर्निंग के बीच में जो सिमिलरिटीज है और जो डिफरेंसेस है, इन सबको मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करा है। तो यदि आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखो, ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए, और फिर आप अपने एग्जाम्स में यदि कोई अटपटांग से क्वेश्चन आ जाए, कोई आउट ऑफ सिलेबस वाली क्वेश्चन आ जाए तो करने में आपको मदद हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो सिमिलरिटीज पूछी, तो सिमिलरिटीज यहाँ से लिख सकते हो कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फॉर्म। तो ये दो सिमिलरिटीज है जो रेस्पिरेशन के केस में भी होता है और बर्निंग के केस में भी होता है। तो आप यहाँ से दोनों सिमिलरिटीज को ऐसे कॉलम बना के लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सिमिलरिटीज बिटवीन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। नंबर 1 कि ऑक्सीजन इज नीडेड टू कॉम्बाइन विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन कंपाउंड, और दूसरा लिख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर फॉर्म्ड विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में है कि डिफाइन रस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको रस्टिंग का डेफिनेशन बतानी है, और आगे है कि व्हाट आर द टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन।
दैट मीन्स कि आयरन का रस्टिंग के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस क्या है उसे भी बताना है। और इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि गिव द केमिकल नेम ऑफ रस्ट, कि रस्ट का जो केमिकल नेम है वो भी देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ी सी लॉन्ग है बट कोई बात नहीं, मैं इसका भी आपको आंसर बताता हूँ। Rusting is the slow conversion of iron into its hydrated oxide in presence of moisture and air is called rusting। तो रस्टिंग का डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हो कि आयरन का स्लो कन्वर्जन होना उसके हाइड्रेटेड ऑक्साइड में इन प्रेजेंस ऑफ मोइस्चर एंड एयर इज कॉल्ड रस्टिंग। और इसके दो कंडीशन के बारे में लिखी हो तो दो कंडीशन आप यहाँ से लिख सकते हो। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ मोइस्चर और सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स यदि आप चाहते हो कि रस्टिंग हो आयरन में तो इसके लिए दो कंडीशन है कि वहां पे वाटर का प्रेजेंस होना चाहिए और एयर का प्रेजेंस होना चाहिए। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था कि इसका केमिकल नेम बतानी है, तो केमिकल नेम हो जाएगा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O एंड XH2O। इसे आप ना अच्छे से लिखो कुछ इस तरह से, यहाँ पे थोड़ी सी अटपटांग से लिख दी है, आप गाइस लिखो इसका फॉर्मूला Fe2O3 इंटू XH2O। तो ये है आपका रस्टिंग का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हाउ इज एयर यूजफुल टू। जो एयर है वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। फर्स्ट है वाटर बोट्स के लिए, सेकंड एग्रीकल्चर के लिए, थर्ड विंड मिल्स के लिए एंड फोर्थ स्कूटर एंड कार्स के लिए। That means इन सब के लिए जो एयर है वो हेल्पफुल कैसे है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि एयर हेल्प्स मूवमेंट ऑफ वाटर बोट्स। जो वाटर बोट्स होती है जो पानी में चल रही होती है उसे एयर के हेल्प से हेल्प मिलती है और ये बोट आगे बढ़ता है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप बाइसाइक्लिंग करते हो तो यदि आप बहुत तेज गति से जा रहे हो और सामने से हवाएं आती है तो आपको थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगानी होती है। दैट मीन्स जो एयर है ना उसमें इतनी फोर्स होती है कि वो आपके डायरेक्शन चेंज कर सकती है और आपकी स्पीड को स्पीड अप कर सकती है। नेक्स्ट आंसर बी का आंसर हो जाएगा कि एयर स्पीड अप ड्राइंग अप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक ग्रेन पल्सेस फ्रूट्स ईटीसी। मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती है उसे सुखाने में और उसे तैयार करने में जो एयर है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है विंड मिल, तो विंड मिल के लिए आंसर हो जाएगा कि विंड मिल वर्क वेयर देयर इज सफिशिएंट मूवमेंट ऑफ एयर। ये विंड मिल वो मशीन होती है या तो बोलो ना वो इंस्ट्रूमेंट है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, जो हवाओं के चलने के बाद वर्क करती है। तो भाई देखो यदि हवाएं चलेगी ही नहीं तो विंड मिल कैसे काम करेगा। विंड मिल का काम ही है कि हवाओं का यूज करना और फिर विंड मिल का रोटेट करना और वहां से एनर्जी बनती है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी स्कूटर एंड कार्स। तो देखो स्कूटर एंड कार्स में जो एयर है वो हम उसके टायर्स में फील करते हैं और जब हम कार्स और स्कूटर के टायर्स में एयर फील करते हैं तो जो हमारा व्हीकल्स है वो रोड पे स्मूथली रन कर पाता है और जो फ्रिक्शन है वो रोड और व्हील्स के बीच में वो थोड़ी लेस होती है। तो इस तरह से देख सकते हैं जो हमारा एयर है वो काफी यूजफुल है हमारे डिफरेंट डिफरेंट कामों को करने में, जैसे कि वाटर बोट्स, एग्रीकल्चर, विंड मिल्स, इवन स्कूटर कार्स को रन कराने में भी एयर हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। तो एलपीजी और सीएनजी का फुल फॉर्म बताना है और इसके आगे है कि हाउ आर द टू डिफरेंट इन देयर कॉम्पोजिशंस। और आपको दो डिफरेंसेस बतानी है एलपीजी और सीएनजी के बारे में कि एलपीजी और सीएनजी आपस में डिफरेंट कैसे है। तो देखो एलपीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से लिखो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसके बीच के डिफरेंसेस की बात करें तो आप ना ये जो लंबी सी लिखी हुई है इसको आप बिल्कुल कॉपी में ना लिखिए, ये काफी टू डिफरेंसेस के लिए आप इसके बाद यहाँ से लिख सकते हो। लिखनी है डिफरेंसेस इन कॉम्पोजिशंस। तो फर्स्ट एलपीजी का दो डिफरेंस हो जाएगा कि एलपीजी इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम ऑयल। जो एलपीजी है वो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल से प्राप्त होता है। और इसका सेकेंड डिफरेंस लिखना है कि इट मेनली कंटेन्स gaseous compounds known as isobutane and butane। और सीएनजी के साइड में लिखना है आपको कि सीएनजी इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द क्रूड ऑयल एंड इसका सेकेंड डिफरेंस हो जाएगा इट मेनली कंटेन्स मीथेन गैस। आप चाहो गाइस तो आप ना क्या करो, कॉलम बना लेनी है आपको, एक साइड लिखना है एलपीजी और दूसरी साइड लिखनी है आपको सीएनजी। और ये जो पॉइंट है यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और फिर ये जो सेकेंड पॉइंट है इसे आप नोट कर लेना और इधर से भी फर्स्ट पॉइंट और ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। तो ऐसे कॉलम बना के भी आप लिख सकते हो और यदि आप कॉलम बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये जो सेंटेंस लिखी हुई है तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11 और इस तरह से हमारा जो ये एक्सरसाइज है वो
कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस कि आप इतना देर तक अब तक वीडियो में बने हुए हो और आप अपने काम की जो चीजें हैं वो सीख रहे हो और पढ़ रहे हो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट है कि व्हाई इज नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट टू ऑल लिविंग बीइंग्स। ये जो नाइट्रोजन है वो हर एक लिविंग बीइंग्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन constitutes 78% ऑफ एयर बाय वॉल्यूम। ये जो नाइट्रोजन है वो एयर में 78% अमाउंट में पाया जाता है और इट इज ऑफ विटल इंपॉर्टेंस टू द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। देखो ये जो गाइस यहाँ पे लिखी है वो आपकी बुक से सेम टू सेम मैच करती है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जो आपका नाइट्रोजन है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इसी के हेल्प से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और ये जो प्रोटीन है वो हमें और जो भी आपका लिविंग थिंग्स है उसके ग्रो होने के लिए काफी नेसेसरी है। इसीलिए जो आपका नाइट्रोजन है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी कि व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि नाइट्रोजन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय प्लांट्स। ये जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है और ना ही ह्यूमन बीइंग्स या फिर किसी एनिमल के द्वारा नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया जा। लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें ग्रो करने के लिए प्रोटीन की काफी आवश्यकता होती है और ये जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन के हेल्प से ही बन सकता है। इसीलिए ये नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बट हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को जो है वो कंज्यूम नहीं कर सकते ऐसे फ्री एयर से। इसीलिए it is fixed, it is first fixed up in the soil as nitrites and nitrates and then absorbed by plants in soluble forms। देखो जो इसके लिए क्या होता है कि जो प्लांट्स है इसीलिए जो आपका नाइट्रोजन है वो सबसे पहले नाइट्राइट्स और नाइट्रेट के फॉर्म्स में चेंज हो जाता है सॉइल में और उसके बाद जो प्लांट्स है इससे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर पाता है। और ये जो फिनोमेना है जिसमें नाइट्रोजन आपका नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में चेंज होता है और फिर इसके बाद जो प्लांट्स इसे अपनी जड़ों से एब्जॉर्ब करती है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो चलिए आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने बाकी के सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।